Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with Class 9th History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Just like French Revolution, रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप की भी स्टोरी बहुत बड़ी है। एनसीईआरटी में बहुत काफ़ी सारे पेजेस में इसको कवर किया गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अगर आप लिंक नहीं बिठाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होगी और जब तक चैप्टर खत्म होगा स्टार्टिंग की स्टोरी जो है उसको भूल चुके होंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके कारण पूरे यूरोप में कौन से चेंजेस आए। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि बहुत सारे आइडियोलॉजीज डेवलप होती है। लोग चेंज की डिमांड करते हैं, उनको चर्च की सुप्रीमेसी नहीं चाहिए और साथ में ना ही उनको मोनार्कियल सिस्टम के अंदर रहना है। राइट, सारे लोग एकदम से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे माइंडसेट डेवलप होंगे जो क्या करेंगे, सोशल ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और जिसके कारण कंट्रीज में चेंजेस आएंगे। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन people started questioning the social order and demanded the rights of individual. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। किससे? ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी से, कि ये जो सोशल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सोशल ऑर्डर क्या है? सोसाइटी में जो डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि देयर वर 3 एस्टेट्स, नोबेलिटी, क्लर्जी एंड पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। तो वो एक सोशल ऑर्डर है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक ग्रुप को आपने अपर स्ट्रेटा में रखा है, किसी को मिडिल स्ट्रेटा में रखा है और किसी को एकदम ही लोअर स्ट्रेटा में रखा है। तो लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सोशल ऑर्डर पे कि अगर ये आपने सोशल ऑर्डर बनाया है तो क्यों, एंड इफ इट इज हार्मफुल फॉर अ सर्टेन ग्रुप देन इट शुड बी चेंज्ड एंड डिमांडेड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड की, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप होते हैं या आइडियोलॉजीज डेवलप होती हैं। अब माइंडसेट और आइडियोलॉजी क्या होगी? जब लोग अपना लॉजिक लगाकर कुछ ओपिनियन फॉर्म करने लग जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने सारे एक्शंस को डिसाइड करते हैं, तब आप उसको आइडियोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पर यूरोप में हमको 3 टाइप की आइडियोलॉजी देखने को मिलती, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्या है? ऐसे 3 ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, 3 ग्रुप इमर्ज हो जाते हैं जिनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। देखेंगे हर एक ग्रुप का जो माइंडसेट था, मतलब हर एक ग्रुप की जो सोच थी, जो ओपिनियंस थे, वो कैसे थे, और इस ग्रुप के जितने भी सपोर्टर्स थे, इस आइडियोलॉजी के जितने भी सपोर्टर्स थे, वो क्या क्या चीजों की डिमांड वहां पर रख रहे थे। देखो, एनसीईआरटी में ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके का कंपैरिजन नहीं दिया है, वहां पर पैराग्राफ में सारी चीजें दी हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या करें, एक बार एनसीईआरटी को रीड करें और इस तरीके से या जो भी तरीका आपको सही लगता है उसमें कंपैरेटिव स्टडी जरूर रखें, क्योंकि जब कंपैरेटिव स्टडी होगी तो आपको एक ही बेसिस पर बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे और तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रख पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ लिबरल्स। लिबरल्स कौन से लोग थे? देखो, लिबरल्स और रेडिकल्स ये 2 ग्रुप ऐसे थे जिनको चेंज चाहिए था। मतलब यहाँ पर जब ये सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कौन क्वेश्चन कर रहा है? लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव मतलब जो चीजों को कंजर्व रखना चाहते हैं, सोसाइटी में जैसी चीजें चल रही हैं उनको एज इट इज रखना चाहते हैं, चेंज नहीं चाहते, उनको बोला गया है यहाँ पर कंजर्वेटिव्स। लेकिन जो चेंज चाहते हैं उसमें भी 2 टाइप्स थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स कैसे लोग थे? दे वांटेड चेंज थ्रू लीगल वेज। लीगल वेज मतलब जो ऑफिशियली सही है ना, उसको बोला गया है लीगल वेज। मतलब कि लिबरल्स को चेंज चाहिए लेकिन वायलेंट तरीके से नहीं, उनको चेंज चाहिए है जो कि प्रॉपर गवर्नमेंटल वे से होगा। मतलब वो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, उनसे बात करेंगे, इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, और फिर लेजिस्लेचर में जाकर अपने लिए लॉज को फॉर्म करना चाहेंगे, खुद को राइट्स देना चाहेंगे। तो ये होते हैं लीगल वेज। वहीं पर रेडिकल्स को चेंज तो चाहिए बट कैसा? सडन। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लीगल वेज के थ्रू जाओगे चेंज पाने के लिए सो इट विल टेक टाइम। यहीं पर रेडिकल्स बिल्कुल भी डिले के लिए तैयार नहीं थे, दे वांटेड सडन
चेंज। उनको ये था कि अगर हमें वायलेंस को भी यूज करना पड़ेगा या हमें रेवोल्यूशन का जो तरीका है उसको यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि हमें चेंज अभी के अभी चाहिए, राइट। वहीं पर कंजर्वेटिव्स जो थे इनिशियली डिसरिगार्डेड द चेंज, डिसरिगार्ड ही कर दिया, मतलब मना ही कर दिया कि नहीं, चेंज की कोई जरूरत नहीं है। बट लेटर वर्ड्स उनको ये समझ में आता है कि हाँ, सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस की तो जरूरत है। तो फाइनली वो ये चीज मानते हैं, लेटर दे एक्सेप्टेड दैट चेंज इज इनएविटेबल। चेंज इज इनएविटेबल मतलब कि चेंज को रोका नहीं जा सकता, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी, उसको हमेशा चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो कंसेप्ट्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, या जो रिचुअल्स हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अगर वो आज के समय में कोई चीज आपके लिए हार्मफुल है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। सो कंजर्वेटिव्स आल्सो रियलाइज दैट चेंज इज इनएविटेबल एंड दे गॉट रेडी टू एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव्स की चेंज को एक्सेप्ट करने की कुछ शर्तें थी। कैसी शर्तें? दे वांटेड ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली या धीरे धीरे, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई चीज धीरे धीरे होती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। ये किसके अपोजिट थे? रेडिकल्स के अपोजिट। रेडिकल को अभी तुरंत सडन चेंज चाहिए, लेकिन कंजर्वेटिव्स को क्या कहना था कि हमें ग्रेजुअल चेंज चाहिए, धीरे धीरे चीजों को चेंज करो, एकदम से चेंज करोगे तो एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइन। प्लस they also wanted that even if you are doing change, even if the social order or the society is changing, then also the past should be respected, है ना। तब आप पास्ट की डिसरिस्पेक्ट करके चेंज मत लाओ, रिस्पेक्ट द पास्ट कि ठीक है, समय के साथ जो कुछ भी था वो था, अब हमें वो सही नहीं लग रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दे वांटेड ड्यू रिस्पेक्ट टू द पास्ट। देन लिबरल्स वर नॉन डेमोक्रेट्स, मतलब कि लिबरल्स ने डिमांड किया था कि वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन दे वर नॉट द डेमोक्रेट्स, मतलब सबके लिए वोटिंग राइट नहीं चाहिए। दे डू नॉट वांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ऑल दोज हु आर 18 और अबव 18 इयर्स ऑफ एज, irrespective of any social or economic discrimination, they are allowed to vote, they have the voting right. Liberals voting right डिमांड करते हैं, बट only for the propertied man. दो वर्ड्स, प्रॉपर्टीड मतलब ऐसे लोग जो वेल्दी हैं, जो रिच हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास मनी है, वो जो कि मेल है ना, मतलब ऐसे वेल्दी आदमी, मेन, जिनके पास वेल्थ है, वो ही बस क्या कर सकते हैं, वोट करें। उनको जो पुअर पीपल थे, है ना, वो साथ में जो विमेन थी, फिर विमेन किसी भी सोसाइटी या किसी भी सोशल लेवल को बिलोंग करती हो, उनके वोटिंग राइट के लिए कोई भी डिमांड लिबरल्स ने नहीं की, राइट। कंट्रास्ट टू द लिबरल्स, यहाँ पर जो रेडिकल्स होते हैं, दीज वर दी डेमोक्रेटिक्स। लिबरल्स को आप डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि दे सपोर्टेड विमेन्स वोटिंग राइट, या विमेन्स सफ्रेजिट मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? रेडिकल्स ने। रेडिकल्स का कहना था कि विमेन, because they are making the half of the society, they should also be allowed to vote. प्लस बहुत सारे सोशल लेवल ऐसे थे जहां पर women भी इक्वली इंडस्ट्रीज में, फार्मिंग में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब they were also included in the economic activity. And even if they are not included or they are not involved in any kind of economic activity, then also they are the equal member of the society, so they should also be allowed to vote, fine। फिर थर्ड पॉइंट, लिबरल्स को कैसी गवर्नमेंट चाहिए थी? दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन से जितने लोग जीत कर आएंगे वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाएंगे, और सारी चीजें डिस्कशंस के थ्रू वहां पर लॉज पास होंगे और लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी को क्रिएट किया जाएगा। प्लस जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, दे शुड बी इंटरप्रेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक जुडिशरी होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, इंडिपेंडेंटली, मतलब बिना किसी डर के या बिना किसी फेवर और इल्स के एक सही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को प्रोवाइड करेगी कि लॉ में जो भी चीजें लिखी हैं वो सही है या नहीं, राइट। वहीं पर रेडिकल्स को कैसी गवर्नमेंट चाहिए थी? मेजॉरिटी की गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में जो भी पार्टी या जो भी ग्रुप मेजोरिटी में है 50% प्लस 1 अमाउंट में है, उसकी बात मानी जानी चाहिए और उसकी ही गवर्नमेंट वहां पर बननी चाहिए। ठीक है। देन लिबरल्स को कैसी कंट्री चाहिए थी? ऐसा नेशन जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करे, अ कंट्री विच कुड टॉलरेट ऑल दी रिलीजन्स, मतलब सेक्युलर कह सकते हैं, है ना। कंप्लीटली सेक्युलर हम यहाँ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कंट्री अपना खुद का स्टेट डिक्लेयर कर दे, राइट। लेकिन लिबरल्स को ऐसी कंट्री चाहिए थी, ऐसा नेशन चाहिए था जो क्या करे, सारे रिलीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करे और सबको टॉलरेट कर ले, है ना। किसी भी एक रिलीजन को सुपीरियर न ठहराए बाकी लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि यूरोप में हमने जनरली देखा है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर अपने आप को कंसिडर कर रही थी, और जैसे बाकी रिलीजन्स है, मुस्लिम्स थे या बुद्धिस्ट थे, इन लोगों को माइनॉरिटी में रखा जा रहा था। देन रेडिकल्स का क्या कहना था कि दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स वाज नॉट करेक्ट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 3 पॉइंट्स तो इंटरलिंक थे, ये कैसे अलग अलग आ गया? क्योंकि एनसीईआरटी में हमको जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स बराबर थे, है ना, एक ही चीज को लेकर थे, एक ही बेसिस था। यहाँ पर ये 2 इंफॉर्मेशन अलग अलग दी गई। तो यहाँ पर रेडिकल्स का क्या कहना था कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई परेशानी नहीं है, मतलब इट इज ओके कि कंट्री में कुछ लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती है ना। उनका ही कहना था कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी से परेशानी नहीं है, इट्स ओके कि कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी, कुछ प्रॉपर्टी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहेगी, बट जितनी भी प्रॉपर्टी है अगर वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, if the large sum of property is concentrated in the hands of a few people, तो that is wrong। कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी कुछ हाथों में ही इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वाई? क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ हाथों में इकट्ठी होगी तो क्या होगा, उसका मिसयूज होगा, और साथ में वर्कर्स हैं या जो पीजेंट्स हैं और दोज हु आर वर्किंग फॉर अदर पीपल्स, हु आर वर्किंग फॉर दिस बिग लैंड ओनर्स और बिजनेसमैन, उनका एक्सप्लॉयटेशन होना तो तय है। देन अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स का क्या कहना था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स चले आ रहे हैं उनका अनकंट्रोल्ड रूल खराब है, मतलब कि अगर इवन इफ द डायनेस्टिक रूलर्स आर देयर, दे शुड हैव अ कंट्रोल ओवर देयर पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास हर पावर उनके पास है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता या उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये लोग मोनार्की को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर रेडिकल्स किसके अगेंस्ट थे? दे वर अगेंस्ट बिग लैंड ओनर्स एंड वेल्दी बिजनेसमैन। ये पॉइंट आपको इस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि जितने भी बिग लैंड ओनर्स हैं या जो बिग बिजनेसमैन हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं और उनको जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअली वर्कर्स की मदद से होता है, वो एक्चुअली उनके यहाँ काम करने वाले फार्मर्स या लैंडलेस लेबर्स के कारण पॉसिबल है। लेकिन वो सारा प्रॉफिट खुद के ही पास एक्यूमुलेटेड रखते हैं और उन फार्मर्स की या फिर उन लेबर्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं से इंक्रीज नहीं हो रहा। फाइन, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन देखा किसके बीच में, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब आप पूछो कि मैम चैप्टर का नाम है सोशलिज्म और अभी तक सोशलिज्म तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो यहीं से जनरेट होगा। ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स ये सोसाइटी के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे से क्या होता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो क्या है, कुछ आप पॉलिटिकल थिंकर्स जिनको कह सकते हैं, जो आते हैं और साथ में कुछ कुछ और आइडियोलॉजीज देना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 पर्सन मिलेंगे, जैसे रॉबर्ट ओवन, है ना, ब्लैंक, फिर कार्ल मार्क्स आएंगे, फ्रेडरिक एंजल्स आएंगे, ये 4 लोग आएंगे और ये क्या करेंगे, अब प्रपोज करेंगे सोशलिज्म को। सबसे पहले रॉबर्ट ओवन और ब्लैंक जो होते हैं, लुइस ब्लैंक, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सोशलिज्म को प्रपोज करेंगे कि सोशलिज्म जो है, मतलब सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या लेकर आएंगे कि
सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप एक्चुअली पूरी सोसाइटी के पास होनी चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में और ना ही गवर्नमेंट के हाथ में। ये कंसेप्ट कौन लेकर आया? सोशलिज्म का। ठीक है, जब लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन ये कंसेप्ट को लेकर आते हैं तो एक और इसमें छोटा सा ये मतलब इनसे पूछा जाता है कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि रिसोर्सेज किसके हाथ में होंगे? पीपल के हाथ में, है ना, कोई अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करेगी, तो ये काम कैसे करेगा, मतलब प्रैक्टिकल कैसे है ये? तो ये आइडिया देते हैं कोऑपरेटिव्स का। ये किसका आइडिया सजेस्ट करते हैं? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या है? ऐसे एसोसिएशंस या ऐसे ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, अपने रिसोर्सेज एक साथ रखेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, और उस काम से या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, ठीक है, उसकी मदद से जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है उसको अकॉर्डिंग टू दी नीड्स या सबकी सहमति के अकॉर्डिंग वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब मिलकर अपने रिसोर्सेज लाकर उसको पूल कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, फिर प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दिस वॉज द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओवन जब ये कोऑपरेटिव्स का आइडिया देते हैं तो लोगों को उतना समझ नहीं आता। ठीक है, तब आते हैं लुइस ब्लैंक, और लुइस ब्लैंक क्या कहते हैं कि कोऑपरेटिव्स इज अ गुड आइडिया। ठीक है, लेकिन ये कब और अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे? व्हेन द गवर्नमेंट विल बी सपोर्टिंग द कोऑपरेटिव्स, मतलब जब गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर बनेगी कोऑपरेटिव्स के लिए कि वो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, तब जाके कोऑपरेटिव्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तब यहाँ पर लोगों को समझ में आता है कि हाँ, सोशलिज्म काम कैसे कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स क्या करते हैं? इन्हीं दोनों के आइडियाज को और ज्यादा बूस्ट करते हैं, है ना, और ज्यादा नई थ्योरीज उसमें प्रोवाइड करते हैं। वो थ्योरीज क्या है, सोशलिज्म कार्ल मार्क्स की नजर से क्या है, और वो कैसे सोसाइटी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव समझ आया होगा। सोशलिज्म का छोटा सा इंट्रो हमने लिया, वो भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है then you can ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe and try to make your notes in a more precise manner, क्योंकि सोशलिज्म ऐसा चैप्टर है जिसमें बिना नोट्स के लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, राइट? So ask me in the comment section if you need any more help. Thank you.